हाय देयर, मैं हूं कुलदीप और लेट्स क्रैक एनी एग्ज़ाम वीडियो सीरीज़ का ये फोर्थ पार्ट है। और अगर आपने पिछले 3 पार्ट्स नहीं देखे तो आप यहाँ जा कर के लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट को समझने के लिए आपको उन 3 पार्ट्स को देखना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी सिक्स सिग्मा का यूज़ करके, उसकी जो फर्स्ट स्टेप थी डिफाइन, वो हमने समझ ली थी। जो स्टेप सेकंड थी उसके अंदर मेजर आया था। मेजर का फर्स्ट पार्ट था मार्किंग के हिसाब से मेजरमेंट, वो हमने कर लिया लास्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है इसके अंदर हम टाइम के हिसाब से मेजरमेंट करने वाले हैं। तो टाइम के हिसाब से मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? टोटल टाइम। आज के दिन से या आज के बाद में, जो 3 दिन के बाद में जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, उस दिन से जिस दिन मेरी एग्ज़ाम होने वाली है उसमें कितना समय बचा हुआ है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिसाइड किया था, फर्स्ट नहीं, सेकंड वीडियो में डिफाइन किया था कि मेरे पास 5 मंथ का समय है। अब 5 मंथ मैं 30 डेज का एक मंथ मान करके चल रहा हूँ। तो 5 × 30 इट मीन्स 150 डेज मेरे पास हैं प्रिपरेशन करने के लिए। अब इन 150 डेज को मैं 100% तो मेरे पास है नहीं। उसमें से क्या होगा कि कुछ टाइम मुझे टेस्ट सीरीज, सिलेक्टिव रिवीजन, स्पीड बूस्टिंग और रेमेडी ऑफ सिली मिस्टेक्स, इन सभी टॉपिक्स के लिए एक कुछ अमाउंट ऑफ टाइम मुझे निकाल करके रखना पड़ेगा। तो मैंने 30 दिन इस चीज़ को दे दिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सिलेक्टिव रिवीजन ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसके बाद में स्पीड बूस्टिंग, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेमेडी ऑफ सिली मिस्टेक, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं और एक सिली मिस्टेक के कारण हमें मार्क्स कुछ नहीं मिल पाते और उल्टी निगेटिव मार्किंग हो जाती है। अगर ऑब्जेक्टिव्स में आता है तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग होती है। तो हमें निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए जो सिली मिस्टेक्स होती है उसकी रेमेडी करनी है, और मैं इसका सबसे अच्छा तरीका आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो हमने 30 दिन दे दिए इन तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को। अब हमें कुछ लीव्स चाहिए। अगर आप मेरी बात मानते हो तो आप एक भी लीव मत लीजिए, क्योंकि ये जो टाइम आपने 150 दिन जो आप दे रहे हैं, ये आप खुद के लिए दे रहे हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए दे रहे हैं। तो मान करके चलिए इस दिन में से अगर आप 1 घंटा भी किसी को दे रहे हैं, 1 घंटे का समय भी आप किसी को दे रहे हैं, तो वो भी चुरा के रखिए, उसे भी, वो भी मत दीजिए किसी को। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ना बोलते सीखने के लिए। तो खैर, कुछ लोग नहीं मानते कि इंसान हमें छुट्टियां चाहिए, तो मैं 2 लीव दे रहा हूँ पर मंथ। तो मैंने 2 लीव कंसिडर कर ली, तो 10 दिन की लीव हो गई पूरी स्टडी के समय में। ये 5 मंथ के जो टेन्योर है उसके अंदर 10 लीव हो गई। अब टाइम रिमेनिंग फॉर द सब्जेक्टिव स्टडी, क्योंकि मैंने 30 दिन ले लिए थे इन सभी चीज़ों के लिए और 10 दिन लीव में चले गए, तो बचे मेरे पास कितने दिन? 110 दिन। अब टाइम अवेलेबल पर सब्जेक्ट, तो मेरे पास 11 सब्जेक्ट थे इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए और 110 दिन का समय है, तो 10 दिन पर सब्जेक्ट मुझे मिलने वाले हैं। तो आप इस तरीके से डिसाइड कीजिए कि आपके एग्ज़ाम में कितने, अगर आपकी एग्ज़ाम में 2 साल है तो आप ये 5 मंथ की जगह 24 मंथ लिखिए। यहाँ से डेज निकालिए, कितने डेज आपको रिवीजन में, फिर यहाँ पर आपको टाइम बढ़ाना होगा, यहाँ पर 60 डेज दीजिए। उसके बाद में 10 डेज की जो लीव है ये भी बढ़ जाएगी, फिर जो स्टडी के लिए टाइम बचेगा वो ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पर भी समय आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपके पास जितना समय है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करिए। और जब भी टाइम आपके पास मिल जाए, ये वाला टाइम, कितने दिन पर सब्जेक्ट आपके पास है, तो इस टाइम को लेकर के आप आगे चलिए। अब जो मेरी लिस्ट थी सब्जेक्ट्स की, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बनाई थी कि कौन से सब्जेक्ट ग्रुप को मुझे पहले पढ़ना है, उसके बाद में किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, मतलब पहले ग्रुप्स की शफलिंग, उसके बाद में सब्जेक्ट्स की शफलिंग। तो ये शफलिंग मैंने कर ली थी मार्क्स के हिसाब से। तो ये जो इतना पार्ट है मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि सब्जेक्ट और मार्क्स वाले कॉलम में है। ये लास्ट वीडियो में मैं बता चुका। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप जा करके देखिए उसे। ठीक है, हमने ये समझ लिया था। अब हमें डिसाइड करना है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। हमारे पास पर पर सब्जेक्ट 10 डेज मिला था हमें समय, बट अगर हम सभी सब्जेक्ट को बराबर समय 10-10 दिन हर किसी सब्जेक्ट को दे देते तो वो एक गलत स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट छोटे हैं, कुछ सब्जेक्ट को वेटेज कम है, तो उन्हें छोटे सब्जेक्ट को कम समय देना, कम ज़्यादा वेटेज वाले को, और ज़्यादा बड़े सब्जेक्ट को ज़्यादा हमें समय देना है। तो अब हम डिसाइड कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, कुछ सब्जेक्ट से टाइम चुराएंगे और कुछ सब्जेक्ट को टाइम देंगे। लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो अगर मेरे पास 10 दिन का सब्जेक्ट, इसे पढ़ने के लिए 10 दिन का समय मिला था, तो मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट से 5 दिन चुरा करके इसे दे देता हूँ। इसे मैंने दे दिया 15 डेज।
अब जो लॉजिकल रीजनिंग है उसे पढ़ने के लिए मुझे उसके एनवायरनमेंट में घुसना पड़ेगा, उस तरीके की चीज़ों में डूबना पड़ेगा, उस तरीके की थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तो उस थिंकिंग को डेवलप करने के लिए मुझे 10 दिन का समय चाहिए, तो मैंने इसे बराबर 10 दिन दे दिए। अब इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी की बात आती है, तो इंग्लिश ग्रामर को समझना आसान है, बट उसके एग्जाम्पल्स और उसे बार बार रिवाइज करना पड़ता है, इसलिए भी मैंने उसे 10 दिन दे दिए। तो मैंने कुल मिला करके यहाँ पर 5 दिन ज़्यादा दे दिए, किसी सब्जेक्ट से 5 दिन चुराए थे। अब जो करंट अफेयर्स है उसे मैं नहीं समझता कि मुझे एक भी दिन देने की ज़रूरत है, क्योंकि डेली मुझे पढ़ना है। आधा घंटा, 20 मिनट, कितना भी समय मैं डिसाइड कर लूँगा, उतना समय मुझे डेली पढ़ना है। तो मैं एक दिन तो कोई इसके लिए डिसाइड नहीं करूँगा, इसलिए मैंने इसको 0 डेज दिए हैं। डेडिकेटेड डेज, नंबर ऑफ डेज इज़ 0 फॉर करंट अफेयर्स। मैं डेली पढ़ता रहूँगा इसे। तो यहाँ पर इस ग्रुप से मुझे 5 दिन बच गए हैं, क्योंकि होने चाहिए थे 40 दिन और यहाँ पर यूज़ हुए 35 दिन। तो इन 5 दिनों को मैं नीचे वाले सब्जेक्ट्स में यूज़ करूँगा। अब आती है केमिस्ट्री की बारी। तो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में वेटेज भी कम है और सब्जेक्ट भी छोटा है। तो इस सब्जेक्ट को मैंने 8 मार्क्स दिए हैं, 10 में से 8 मार्क्स दिए हैं, और 5 मार्क्स मैंने बचा के रख लिए हैं। सॉरी, 2 मार्क्स मैंने बचा के रख लिए हैं। तो टोटल मेरे पास कितने हो गए? 7 मार्क्स। तो आप ये टोटल की गिनती अपने दिमाग में रखिएगा, मैं टोटल 110 दिन करके दे दूंगा आपको। तो अब ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है और ये सब्जेक्ट भी बड़ा है, इसलिए मैंने इसको 15 दिन दे दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन एक छोटा सब्जेक्ट है और वेटेज भी कम है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ 7 दिन दिए हैं। इंटीग्रल 10 दिन दिए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसको 15 डेज दिए हैं। उसके बाद में लॉज ऑफ मोशन, छोटा सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने 9 दिन दिए हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर, इस बात के बावजूद कि इसका वेटेज कम है, बट ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसको 11 दिन दिए हैं। तो कभी कभी आपको ये भी चीज़ करनी पड़ती है कि वेटेज थोड़ा कम है बट सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स है, तो आपको उसे पढ़ने के लिए ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, वो भी हमें देखने को मिलते हैं, तो इनको हमें फॉलो करना है। अब एक बात आपके मन में आ रही होगी कि ये 15 को मैंने 10+2+3 क्यों लिखा है? ये सारी चीज़ें मैंने इसे हर सब्जेक्ट मैंने इस तरीके से लिख के रखा है, ऐसा क्यों किया है? तो अब इस बात को मैं समझाता हूँ आपको। अगर आपको 15 दिन मिले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को पढ़ने के लिए, तो आपको ऐसा नहीं है कि शुरुआत के 15 दिन बैठ करके उसे पढ़ना है, उसके बाद में अगला सब्जेक्ट पे बढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे कंप्लीट करना है। अब मैं मेरी बात लेकर के चलूँ, तो मैंने 10 दिन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को पढ़ लिया। 10 दिन में उसे कंप्लीट कर लिया एक बार। एक बार कंप्लीट करने से मेरा मतलब है कि आपने एक बार पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया और एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लिया। क्विक रिवीजन क्या होता है मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में तो नहीं, कुछ आगे वाले वीडियोज़ में मैं बताऊंगा क्विक रिवीजन क्या होता है, कंप्लीट रिवीजन क्या होता है और सिलेक्टिव रिवीजन क्या होता है। ये 3 टर्मिनोलॉजी मैंने खुद ने बनाई और मैं इन तीनों चीज़ों को भी एक्सप्लेन करूँगा। तो ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है? क्विक रिवीजन करना है। तो सबसे पहले आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया और फिर क्विक रिवीजन कर लिया 10 दिन के अंदर। अब आपको बढ़ना है नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, जो कि है लॉजिकल रीजनिंग। इसे भी आपने 10 दिन में कंप्लीट कर लिया। 10 दिन इसे मिले थे, उसे आपको 6 दिन में आपने कंप्लीट कर लिया और एक बार रिवीजन भी इसका कर लिया है। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर पे। अब इंग्लिश ग्रामर आप देखिए, यहाँ पे मैंने 10 दिन दिए थे और यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ कि कितने दिन देने हैं। तो आप यही मान करके चलिए कि 6+2+2 वाला ही यहाँ पर भी स्कीम है। तो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। आप यही वाली स्कीम इसके लिए भी मान करके चल सकते हैं कि मैंने 6 दिन में पूरी ग्रामर पढ़ ली, कुछ 100 वर्ड मैंने देख लिए नए वाले, और उसके बाद में मैं आगे बढ़ा। तो करंट अफेयर्स को तो मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट गिनती में ही नहीं आएगा। ठीक है, डेली सब्जेक्ट में है ये, पैरेलल वाला सब्जेक्ट है, इसे एक बार करने वाला सब्जेक्ट ये नहीं है, तो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब आपके पास देखिए 3 सब्जेक्ट हो चुके। अब आपको क्या करना है? अब आपको उठाना है चौथा सब्जेक्ट। चौथा सब्जेक्ट 5 दिन में आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाने से पहले एक बार कंप्लीट रिवीजन करना है। किसका? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कंप्लीट रिवीजन। मैंने बोला कंप्लीट रिवीजन आपको करना है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में आप आ जाएंगे। इसको आपको कंप्लीट स्टडी करना है। मान लीजिए आपने 9 दिन में इसको कंप्लीट स्टडी कर लिया। अब आपको पलट करके जाना है लॉजिकल रीजनिंग पे और इसका कंप्लीट रिवीजन करना है, जो कि ये 2 दिन में होगा और ये भी 2 दिन में हुआ था। नाउ अब आपको डिफ्रेंशिएशन पे जाना है। इसको 4 दिन में कंप्लीट स्टडी करनी है और फिर जो इंग्लिश वोकेबलरी है इसका कंप्लीट रिवीजन करना है 2 दिन के लिए। तो आप मेरे स्कीम आप समझ गए होंगे
कि बीच के 3 सब्जेक्ट को छोड़ करके आपको चौथे सब्जेक्ट पे जा करके रिवीजन करना है। एक नया सब्जेक्ट पढ़ो, एक ऊपर वाले को रिवाइज करो, फिर नया सब्जेक्ट, फिर इसको रिवाइज, फिर ये वाला सब्जेक्ट, इसको रिवाइज। तो इस तरीके से स्कीम काम करती है। तो इससे क्या होगा, अगर आप सारे सब्जेक्ट एक के बाद एक पढ़ लेंगे तो लास्ट सब्जेक्ट तक आते आते आप ये शुरुआत के 4-5 सब्जेक्ट तो भूल ही जाएंगे, ऐसा लगेगा कि इन सब्जेक्ट को कभी पढ़ा ही नहीं था। तो आपको क्या करना है, 3 सब्जेक्ट की गैप छोड़ करके एक सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है। अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको यहाँ की रिवीजन करनी है, फिर इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले इसकी रिवीजन करनी है। इस तरीके से हमें रिवाइज करना है। अब हुआ क्या, आखिरी आते आते मान लीजिए आप यहाँ तक आपने रिवाइज किया और ये सब्जेक्ट खत्म हो गए। अब आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन करना है। पहले तो आपको इनके कंप्लीट रिवीजन करने हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट क्योंकि आखिरी में बचे थे, इनके कंप्लीट होने के बाद में आपको इनका रिवीजन भी करना है कंप्लीट वाला। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन करना है सारे सब्जेक्ट एक के बाद एक। जैसे हमने शुरुआत में पढ़ना शुरू किए थे, ऐसे एक के बाद में एक के बाद में एक सारे सब्जेक्ट इसी ऑर्डर में आपको सबको एक बार क्विक रिवाइज करना है, ठीक है। सॉरी, कंप्लीट रिवाइज करना है। क्विक रिवाइज तो हमने फर्स्ट टाइम में किया था, सेकंड टाइम में हमें कंप्लीट रिवाइज करना है। तो हमने क्या क्या कर लिया अभी तक, सबसे पहले तो हमने सब्जेक्ट को पढ़ लिया, दूसरी बात सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया, कंप्लीट रिवीजन, और ये होता है हमारा फर्स्ट टाइम कंप्लीट स्टडी के अंदर, ये हमने कर लिया। उसके बाद में एक बार हमने क्विक रिवाइज कर लिया और एक बार कंप्लीट रिवाइज कर लिया। तो इस तरीके से हमने सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देनी है टेस्ट सीरीज, और जो 30 दिन मैंने आपसे मांगे थे उन 30 दिनों में क्या करना है वो अब हम समझेंगे आगे के वीडियोस में। तो उन चीज़ों को समझने के पहले मैं अब कंट्रोल पे जाऊंगा, किस तरीके से हमें कंट्रोल करना है और एनालाइज करना है, उन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आप उन्हें ज़रूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी।